नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम महावर HM कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, हम हमारे विषय कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 पढ़ रहे थे, स्वर्णिम भारत। हम उसमें पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में हमने एक पढ़ लिया था केंद्रीय प्रशासन। आज हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, यानी कि प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में कैसे होता था। केंद्र वाला हमने पढ़ लिया था। जैसे उदाहरण तौर पर मान लिया जाए इस तरीके से, कभी केंद्र में दिल्ली वर्तमान युग से जोड़ा जाए तो इसको, जैसे केंद्र में दिल्ली है, फिर राज्यों में, फिर नगरों में, इस तरीके से। तो मौर्य प्रशासन काल में, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में देखिए, अशोक के शासनकाल में मगध के 5 प्रांत थे। अशोक का शासनकाल हुआ था। अशोक के शासनकाल में मगध में 5 प्रांत थे, यानी कि 5 राज्य थे। उनमें एक था उत्तरापद, जो उत्तरी भारत के तरफ है। उसकी राजधानी थी उस टाइम पे तक्षशिला। उत्तरापद, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी, जो भी क्या है उज्जैन में है, जिसकी राजधानी क्या बनाई थी उस समय में, मौर्य काल में, उज्जैनी। एक था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। एक था दक्षिणी भारत की तरफ, जिसमें दक्षिणापथ कहा गया उसको, उसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। 5वां है मध्य देश। मध्य देश को पूर्वी भारत भी कहा जाता है, यानी मध्य में था ये। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। यानी प्रांतीय प्रशासन अशोक के शासनकाल में 5 मगध में 5 प्रांत थे: उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश, यानी पूर्वी भारत। इनकी राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन, जो प्रांत थे, ये प्रांत थे, प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र चलाते थे। इन प्रांतों में रहकर उनके पुत्र वहाँ पर रहते थे, और प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र चलाते थे। इन प्रांतों का शासन कौन चलाते थे? उनके बेटे या कुमार चलाते थे, या आर्यपुत्र, यानी इन्हीं के पुत्र थे वो, आर्यपुत्र और कुमार चलाते थे। विषय का शासन विषय का शासन तो विषयपति चलाते थे, और जिले का शासन स्थानीय अधिकारी चलाते थे। जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी बनाए देते, महामात्र बनाए थे, वो चलाते थे। महामात्र क्या कौन होते थे? जैसे अभी जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके से, तो उनको क्या बोला जाता था उस टाइम पे? महामात्र बोला जाता था। महामात्र, पुरोहित, इस तरीके से ये विषय का शासन चलाते थे। विषयपति और जिले का शासन स्थानीय अधिकारी चलाते थे। सबसे छोटी इकाई होती है 10 गांवों का मुखिया। जैसे अभी वर्तमान में ग्राम आता है, गांव सबसे छोटी इकाई गांव है, तो उस टाइम पे भी 10 गांव का मुखिया गोप कहलाता था। जो 10 गांव का मुखिया होता था, 10 गांवों को चलाता था, मतलब गांव में जो सरपंच होते हैं इस तरीके से उनको चलाता था। तो वो 10 गांवों का, अभी तो 5 गांवों का पर सरपंच होता है, उस टाइम पे 10 गांवों का एक मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे? गोप कहते थे। गोप प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, मतलब प्रांतीय प्रशासन की ये सबसे छोटी इकाई क्या थी? गोप थी। ये थी गोप थी, सबसे छोटी इकाई थी, क्या थी? गोप थी। समाहर्ता, इसमें एक शब्द और आता है। समाहर्ता कौन होता है, क्या कार्य करता है? समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री, जो स्थानीय गोप होते हैं, जो गाँव में कार्य करते हैं, स्थानीय गोप ग्राम अधिकारियों की जांच करता था। जो समाहर्ता था वो स्थानीय गोप और ग्राम अधिकारियों की जांच करता था। देखिए, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। मौर्य प्रशासन काल में प्रांतीय प्रशासन था। प्रांतीय प्रशासन अशोक के शासनकाल में मगध में 5 प्रांत थे। एक था उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मध्य देश को क्या बोला जाता है? पूर्वी भारत भी बोला जाता है। पूर्वी भारत
इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन कौन चलाते थे? प्रांतों का शासन कुमार एवं उनके आर्यपुत्र चलाते थे। ये आर्यपुत्र वहाँ पर रहकर उसके शासन के बारे में समझते थे, सीखते थे, ताकि बाद में वो इस प्रांत के, उस राज्य के क्या बन सके? राजा, यानी उस शासन उस राज्य के क्या बन सके? राजा बन सके। इसलिए वो प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र चलाते थे। विषय का शासन विषयपति, विषय का शासन चलाने वालों को विषयपति कहते थे। और जिले का शासन चलाते थे वो थे स्थानीय अधिकारी। और 10 गाँवों का मुख्य होता था वो गोप कहलाता था। और गोप इसकी प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। और समाकर्ता क्या करता? समाकर्ता ये गोप प्रशासन चलाते थे, इनकी अधिकारियों की जांच करता था। इसके बाद में तीसरा आता है नगर प्रशासन। यानी नगर का प्रशासन कैसा था? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया। इसके बाद में नगर प्रशासन, यानी जो छोटे छोटे नगर होते थे, कस्बे होते थे, उनका प्रशासन कैसे होता था? मैगनीज, जो मैगनीज था के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल था। मतलब मैगनीज ने ये बोला था कि जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों के द्वारा होता था। मतलब 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, उसके अनुसार होता था। और ये मंडल 6 समितियों में विभक्त था। मतलब ये मंडल 30 सदस्यों का एक वो होता था, मंडल होता था। ये मंडल 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5-5 सदस्य थे, यानी 6 पंजे 30, यानी 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। उसमें 6 समिति थी, 6 समिति बनी हुई थी। और 6 समितियों में एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस प्रकार से ये नगर का शासन चलाते थे। इसमें 6 समिति है। जैसे कोई प्रथम समिति ले लीजिए। प्रथम समिति क्या कार्य करते थे? प्रथम समिति ये कार्य करते थे उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। जो उद्योग होते थे, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, शिल्पों का निरीक्षण। जो उद्योग होते थे, उद्योगों में जो शिल्पकारी थे, जो वस्तुएं बनाते थे, तो उनका निरीक्षण करते थे एक समिति। तो दूसरी समिति, सेकंड समिति थी, वो विदेशियों की देख रेख करती थी। जो विदेशों से मेहमान आते थे उनकी देख रेख करती थी। विदेशियों की देख रेख करती थी। देख रेख करती थी। और तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। मतलब तीसरी समिति कितने राज्य में मरे, किन्होंने जन्म लिया, उसका लेखा जोखा करती थी। जन्म मरण का लेखा जोखा, जो अभी वर्तमान में हो रहा है ना, लेखा जोखा करती थी। जो वर्तमान में मतलब ये जनगणना होती है। इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी जनगणना होती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य करते थे। इनको बेचना और वाणिज्य कार्य करना, खरीदना, क्रय विक्रय संबंधी कार्य करती थी चौथी समिति। पांचवी समिति थी जो निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय करती थी। क्रय विक्रय करती थी। चौथी समिति तो व्यापार संबंधी कार्य करती थी, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करती थी। पांचवी समिति थी जो उद्योगों से इनसे वस्तुएं बनती थी उनको बेचने का कार्य करती थी, उनको खरीदने बेचने का कार्य करती थी। एक थी छठी समिति विक्रय मूल्य का जो बेचा जाता था, ये पांचवी समिति बेचती थी। पांचवी समिति बेचती थी उसका विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 1/10वां भाग
भाग विक्रय कर के रूप में प्राप्त करती थी। विक्रय कर के रूप में प्राप्त करती थी। ये पाँच छः समिति थी। प्रथम समिति तो उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति थी विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण कर लेखा जोखा करती थी। चौथी समिति थी व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करती थी। पांचवी समिति थी निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय करती थी। और छठी समिति थी विक्रय वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था उसका 1/10 भाग विक्रय कर के रूप में प्राप्त करती थी। इसके बाद में आता है मौर्य काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। हमने मौर्य प्रशासन पढ़ लिया था, केंद्र प्रशासन, प्रांत प्रशासन और नगरीय प्रशासन। इसके बाद में वहाँ की उसको राजा चलाता था शासन को, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती थी। शासन व्यवस्था में उसके पास में सैनिक थे। उसकी शासन व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था थी और न्याय व्यवस्था थी। मतलब सैनिकों की व्यवस्था थी, अपने राज्य को, अपने देश को बचाए रखने के लिए सैनिक होने ज़रूरी है। और उनमें कोई परेशानी खड़ी हो जाए या मारपीट जैसे संबंधी कोई परेशानी आ जाती है तो न्याय व्यवस्था भी थी। जैसे हमारे यहाँ पर है सेना की व्यवस्था की गई है। और राज्य में देश को कोई हानि पहुँचाता है तो सैनिकों की व्यवस्था की हुई है। और यदि देश में कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है जिसमें न्याय करने के लिए अधिकारी होते हैं, जैसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, और इनकी व्यवस्था की हुई है। इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी सैन्य व्यवस्था थी और न्याय व्यवस्था थी। अब मौर्य प्रशासन काल में राजा के पास में सैनिक थे। जैसे सैन्य व्यवस्था में पैदल सैनिक होते थे, पैदल चलने वाली सेना थी। अश्व यानी घोड़ों पर सवार चलने वाली सेना थी, घोड़ों पर सवार होकर। और हाथी पर सवार होने वाली हाथी पर सवार होने वाली सेना भी थी। रथ यानी रथ से चलने वाली भी सेना थी। नौसेना भी थी। इस प्रकार से उसके पास में सैन्य व्यवस्था में 5 प्रकार की सेना होती थी। 5 प्रकार की सैन्य व्यवस्था 5 विभागों की देखरेख करती थी। जो सैन्य व्यवस्था थी वो 5 विभागों की देखरेख करते थे। प्रत्येक विभाग में 6 व्यक्ति होते थे। एक विभाग 30 व्यक्तियों का होता था और उसमें 5 विभाग बटे हुए थे। और प्रत्येक विभाग में 6 व्यक्ति होते थे। प्रत्येक विभाग में कितने व्यक्ति होते थे? 6 व्यक्ति होते थे। उसके आधार पर शासन व्यवस्था की जाती थी। ये समिति होती थी ये समिति 5 विभागों की देखरेख करती थी। और ये समिति होती थी जैसे इनकी देखरेख करती थी पैदल, ये सेनाओं की पैदल चलने वाली अश्व, हाथी, रथ, नौसेना, इन 5 नौसेनाओं की 5 सैन्य व्यवस्था की देखरेख करती थी। जो इनकी देखरेख करती थी, सैनिकों की देखरेख करती थी, उसको करने वाले तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतपाल कहलाता। जो इन सैन्य व्यवस्था की देखरेख करती थी, इन सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक, जो सीमांत क्षेत्र होते थे उनका भी व्यवस्था करने वाले को क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता था। और इसमें सैन्य व्यवस्था में 5 विभाग थे। सैन्य व्यवस्था में कितने थे? 5 विभाग थे। और 5 विभाग में प्रत्येक विभाग में 6 व्यक्ति होते थे। प्रत्येक विभाग में 6 व्यक्ति होते थे। और ये इन सब की सैनिकों की रक्षा करते थे। जो सैनिकों की रक्षा करते थे, इनकी देखभाल करते थे, उनको अंतपाल कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल सैनिक थे। यानी 6 लाख तो कैसे थे? इंडिका के अनुसार बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की जो इंडिका थी, इंडिका के अनुसार में चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख तो पैदल सेना वाले थे। 6 लाख पैदल सेना थी। और इसके साथ में 50,000 अश्वरोही थे। 50,000 अश्वरोही थे। यानी कि 6 लाख तो ये थी, 6 लाख तो पैदल चलने वाली सेना थी। और 50,000 अश्वरोही थे। और कहा जाता है कि 9,000 हाथी थे। और 800 रथ वाली सेना थी। 800 रथ वाली एक सेना थी।
इस प्रकार से उसके पास में इतनी बड़ी सेना थी और इन्हीं सेना के आधार पर वो युद्ध जीत पाते थे और इन सेनाओं की देख रेख करते थे, उनको अंतपाल कहा जाता था। दूसरी आती है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में उसकी न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी। न्याय व्यवस्था के लिए देखिए, न्याय व्यवस्था में इसकी न्याय करने वाला जो प्रशासन अधिकारी था वो सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा होता था। राजा न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब राजा के द्वारा ही न्याय किया जाता था और राजा अन्य मंत्रियों को महामात्र कहा गया है। उन पुरोहित महामात्र इनकी अनुमति से लेकर इनकी अनुमति के द्वारा वो न्याय करता था। मौर्य काल में दो प्रकार के न्याय व्यवस्था थे। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक तो था कंटक शोधन न्यायालय और एक था धर्मस्तीज न्यायालय। यानी मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी उसका न्याय कौन करता था, राजा करता था और वही सर्वोच्च अधिकारी होता था, वही सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था। और मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक तो था कंटक शोधन न्यायालय, एक था धर्मस्थली न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय में तो फौजदारी मामले आते थे। जो कंटक शोधन न्यायालय था उसमें सिर्फ और सिर्फ फौजदारी मामले आते थे, जैसे फौजदारी मामले में मारपीट, चोरी, इस प्रकार के मामले आते थे। मारपीट संबंधी, चोरी डकैती संबंधी इस प्रकार के फौजदारी मामले में आते थे। दूसरा था धर्मस्तीज मामले। धर्मस्तीज मामले में धर्मस्तीज न्यायालय में दीवानी मामले आते थे। दीवानी मामले में जैसे कृषि से संबंधित जो भी कोई कार्य हो, कृषि से संबंधित कर लेना, कर वसूलना, इस प्रकार के दीवानी मामले किसमें आते थे, धर्मस्तीज अदालत में आते थे। जो मानहानि, मारपीट, जो चोरी डाके और लूटपाट के मामले होते थे उन्हें तो साज कहा जाता था। जो फौजदारी मामले में आते थे, चोरी डकैती, इस तरीके के मामले आते थे तो उनको क्या कहा गया, क्या कहते थे, साज कहते थे। और मानहानि मारपीट जिसे बाक पारस्य या दंड पारस्य कहा जाता था। और जो मानहानि से संबंधित होते थे उनको क्या कहा जाता था, बाक पारस्य या दंड पारस्य कहा जाता था, या दंड पारस्य कहा जाता था। और इसमें कंटक शोधन कौन होता था, कंटक शोधन में फौजदारी अदालत, इसमें 3 प्रकार के अमात्य आते थे, जैसे 3 प्रदेष्टि मिलकर राज्य और व्यक्ति विवाद का निर्णय करते थे। इस प्रकार से इनकी शासन व्यवस्था थी। एक आता है हिरण्यकर, एक आता है इसमें आपका हिरण्यकर। हिरण्यकर क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं। हिरण्यकर क्या होता है, हिरण्यकर एक शब्द आता है इसमें, हिरण्यकर। हिरण्यकर क्या होता है, हिरण्यकर वो होता है जो अनाज के रूप में न होकर नकद लिया जाता था, मुझसे क्या कहते थे, हिरण्यकर कहते थे। हिरण्यकर मतलब ये कर ही होता था एक तरीके से। इसको अनाज के रूप में नहीं लेते थे, इसको नकद के रूप में लेते थे, इसी को बोला जाता था हिरण्यकर बोला जाता था। दूसरी बात इसमें आती है रज्जुक। राजुक क्या होते हैं, राजुक कौन होते थे, राजुक होते थे, राजुक जनपद, जो जनपद थे, छोटे छोटे नगर थे, वो जनपद के जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश यानी जो न्याय करते थे, जो न्यायाधीश थे, जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे, राजुक कहते थे, उनको राजुक कहते थे। जो छोटे छोटे जनपद थे उनके न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, राजुक कहते थे। और एक आता है महामात्र। महामात्र कौन होते थे,
जो नगर न्यायाधीश, ये नगर में रहने वाले न्यायाधीश होते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहते थे। राज्युक्त बहुत है जो जनपद होते हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो जनपद होते थे उनको जनपद न्यायाधीश को राज्य कहते थे। और महामात्र होते थे जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में बैठते थे, उनको क्या बोला जाता था? उन न्यायाधीशों को व्यवहारिक महामात्र कहते थे। और हिरण्यकर, पता चल गया हिरण्यकर अनाज के रूप में नहीं होकर नगद के रूप में दिया जाता, वो हिरण्यकर होता था। सैन्य व्यवस्था, इसकी शासन व्यवस्था में दो व्यवस्था थी, एक तो थी सैन्य व्यवस्था, एक थी न्याय व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में पांच प्रकार की सेना होती थी। एक तो पैदल चलने वाली, एक तो घोड़े वाली, और एक हाथी वाली, और एक रथ से चलने वाली, और एक नौसेना थी। ऐसा कहा जाता है, मैग्निफिसेंट की इंडिका में पुस्तक में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल सैनिक थे और 50,000 अश्व यानी घोड़े वाले सैनिक थे, और 9,000 हाथी वाली सेना थी, और 800 रथ वाली सेना थी। और सैन्य व्यवस्था में 5 विभाग होते थे। 5 विभागों में एक विभाग में 6 व्यक्ति होते थे, और इन विभागों की देखरेख करने वाले व्यक्तियों को अंतपाल कहा जाता था। और हिरण्यकर अनाज के रूप में नहीं होकर नगद के रूप में दिया जाता था। इसमें न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था पढ़ी थी हमने। उसमें थी एक तो कंटक शोधन और एक थी धर्मस्थल्य। कंटक शोधन में तो फौजदारी मामले आते थे, और धर्मस्थल्य में दीवानी मामले आते थे। और फौजदारी मामले में कौन कौन आते थे? जैसे लूट मार, डाका, चोरी, इस प्रकार के आते थे। और उसमें दीवानी मामलों में तो ये आते थे जैसे भूमि से संबंधित, कर से संबंधित, भूमि से संबंधित, जो भी भूमि से संबंधित होते, जैसे कर लेना, भूमि, किसी की भूमि के बारे में कोई भूमि को हड़पना, इस प्रकार के मामले उसमें आते थे दीवानी में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली क्लास में मौर्यकालीन समाज पढ़ेंगे। मौर्यकालीन समाज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश। अंतिम में मौर्य प्रशासन का अंतिम भाग होगा हमारा मौर्यकालीन समाज किस प्रकार से था। धन्यवाद।